नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 यूपी यूके के साथ आप जुड़ गए हैं। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 फायर ब्रांड रिपोर्टर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। स्क्रीन पर सभी को ले आइए। अखंड राय प्रदेश की राजधानी लखनऊ की खबर आपको सुनाते हैं रोज। अवनीश अवस्थी कानपुर नगर और कानपुर देहात का प्रभार इनके पास है और इंद्रवीर सिंह लोकसभा में नेता विपक्ष और बड़ी हाई प्रोफाइल सीट और हाई प्रोफाइल जिला रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिद्धार्थनगर से हमारे साथ ब्रजेश पांडे जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी चारों संवाददाताओं का। और आज जानना यही है अखंड कि लखनऊ की सबसे बड़ी खबर कौन सी है। उसके पहले मुझे IBC24 यूपी यूके की तरफ से बताया जा रहा है, आउटपुट टीम की तरफ से, कि योगी आदित्यनाथ ने शरीयत कानून पर एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो शरीयत कानून को माने वहीं चले जाएं जहां पर ये लागू है। उत्तर प्रदेश में यहां उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। तो योगी आदित्यनाथ का वो बयान पहले सुना देते हैं, फिर अखंड राय से बातचीत करते हैं कि प्रदेश की सबसे बड़ी खबर लखनऊ की कौन सी है। आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है। तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना कि भारत में बाबा साहब का संविधान ही चलेगा और उसी के अनुसार काम करना होगा। यानी योगी आदित्यनाथ का वही फायर ब्रांड वाला अंदाज लगातार जारी है जो आप 2017 के पहले से देखते चले आ रहे हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले पर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, सुनते हैं जरा उनको भी। अदालत है ना, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ड्रामा कर रहे हैं। ईडी का निर्माण किसने किया था? कांग्रेस ने। किसको फंसाने के लिए किया था? जो आय से अधिक संपत्ति वाले लोग हैं उन्हीं के लिए बनाया था ना। ईडी अपना काम कर रही है तो काहे परेशान है? अगर उनको लग रहा है कि हमको गलत फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, वहां जा सकते हैं। तो ये पूरी चार तरफ आंदोलन करके ये लोग क्या शो करते हैं, करना चाहते हैं? वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। उसी बहाने जनता को समझा रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं हैं और हम लोगों को जो सत्ता दीजिए, हम लोग आगे फिर ईडी से बड़ा और कोई बनाएंगे और बना करके अपना काम करेंगे। 50 साल में पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया। पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। ये भूल गए कांग्रेस के लोग। आज बहुत चिल्ला रहे हैं। ये हक लूटने वाले लोग अब इनको जब पिछड़े दलित साथ छोड़ दिए हैं, कई छटपटा रहे हैं एकदम। तो ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना कि ईडी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस ने की थी। क्यों की थी? आय से अधिक संपत्ति वाले नेताओं पर शिकंजा कसा जा सके। अब जब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान ये भी दे दिया कि मैंने पार्टी इसीलिए बनाई है कि एक न एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। भाई, सबके मन में ये ख्वाहिश होती है लेकिन कई बार लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बोलने के लिए जाने जाते हैं, बोल देते हैं। अखंड, लखनऊ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, आपको बता दें, पिछड़ों दलितों के ऊपर ही राजनीति चल रही है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार दलितों को लेकर के बातें कर रहे हैं और
सबसे पहले जब लोकसभा चुनाव की बात हुई उस दरमियान भी दलितों की बात हो रही थी, और आज अवधेश प्रसाद के बाद रामजी लाल सुमन के स्टैंड के साथ नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अब बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव नजर आ रही है। पहले अपने भतीजे की पार्टी में वापसी कराई, उसके बाद एक बैठक की, और बैठक के बाद आज समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि तनाव और हिंसा फैलाना चाहती है समाजवादी पार्टी। इनकी मंशा से साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि दलितों को आगे करके हिंसा और तनाव फैलाना चाहती है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो तमाम जो नेता है उनको बताया, दलित अवसरवादी जो नेता है, इनको दूसरों के इतिहासों पर टिप्पणी करने की बजाय अपने महापुरुषों जिन्होंने संघर्ष किया था उनके बारे में बताया जाए। इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि पिछड़ों और दलितों मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के हथगंडे से कम ये समझ जाना चाहिए कि हथगंडा अपना रही है, और कहीं ना कहीं चाहती है कि जो माहौल है वो खराब हो और दलितों का वोट बैंक हासिल कर सके। स्वार्थ की राजनीति में पड़ी हुई है समाजवादी पार्टी, और खास तौर से उन्होंने दलितों के लिए कहा है कि दलित इस चीज को समझे और समाजवादी पार्टी की स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में ना पड़े। सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी लगातार रामजी लाल सुमन के साथ जिस तरीके से खड़ी है, अवधेश प्रसाद या जो पिछले दलित नेता है उनको लेकर के साफ तौर पर स्टैंड आगे बना रही है। कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को लगता है कि कहीं दलित जो वोट बैंक है वो खिसक ना जाए, इसीलिए अब समाजवादी पार्टी पर उन्होंने करारा और तीखा हमला बोला और साफ तौर पर कहा है कि हिंसा और तनाव फैलाने की साजिश रच रही है समाजवादी पार्टी की, वो भी दलितों को आगे करके। जी राहुल। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अखंड इस जानकारी के लिए। लेकिन थोड़ी देर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सभी को एक बार स्क्रीन पर लाइए, चूंकि ज्ञानेंद्र हमारे अभी जुड़े हुए हैं, तो एक बार सबको स्क्रीन पर ला दीजिए, सारे संवाददाताओं को। ज्ञानेंद्र भी आ गए हैं। लेकिन अवनीश अवस्थी, कानपुर नगर से आज की बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, अभी तक एक संशय बना हुआ था कि प्रधानमंत्री का आगमन का एक कार्यक्रम लगातार चल रहा था कि प्रधानमंत्री को कानपुर में आना है, और 24 अप्रैल की डेट जो है कहीं ना कहीं बताई जा रही थी। अब वो संशय खत्म हो गया है। आज जो सूबे के डीजीपी हैं और यहाँ पर जो प्रमुख सचिव हैं, यहाँ का जो कार्यक्रम स्थल जिसको तय किया गया था उसका आज निरीक्षण करने यहाँ पर आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगभग 250 परियोजनाएं जो हैं जो पूरे प्रदेश में जो शुरू होने वाली हैं, जो चल रही हैं, उनका लोकार्पण कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री यहाँ पर 24 अप्रैल को करने वाले हैं। और कानपुर की जो मेट्रो है जिसका दूसरा चरण यहाँ पर मोती झील से और कानपुर सेंट्रल जो मुख्य माना जा रहा है वहां तक का एक उद्घाटन भी वो करेंगे। और साथ साथ यहाँ पर एक पावर प्लांट पनकी में बनाया गया है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक बड़ा पावर प्लांट माना जा रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं लोकार्पण या शुरुआत उनके द्वारा की जाने वाली है। तो एक संशय जो बना हुआ था कि प्रधानमंत्री का आगमन होगा कि नहीं होगा, तो वो संशय 24 अप्रैल को कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। राहुल, बहुत शुक्रिया। अवनीश अवस्थी और अखंड राय, हमारे दो संवाददाता फ्री हैं। अब स्क्रीन पर लेकर आइए इंद्रवीर सिंह को, फुल फ्रेम पर लेकर आइए इंद्रवीर सिंह को। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली से आज की बड़ी खबर कौन सी है? खबर ये निकल के आई है वैसे बहुत बड़ी ये जिस तरीके से जब से डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबरेली ने ज्वाइन किया है, खासकर कई अपराधों पर उन्होंने नियंत्रण और अपराध में बहुत ज्यादा कंट्रोल है। अगर बात करें तो खासकर महिला अपराध को लेकर के बड़े सशक्त हैं। और अभी बीते दिनों जो है एक डी थाना अंतर्गत के क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला आया था। वो मामला ये था कि एक लड़की ने जो है लड़की की लिखित तहरीर पर जो है डी थाने में लिखित तहरीर की वीडियो बनाकर वायरल करने की जो है धमकी दे रहा था और वायरल करने की कोशिश कर रहा था। उसको लेकर के जब लिखित तहरीर दी गई तो डी थाना के क्षेत्र के अंतर्गत जो अभी प्रभारी वहां पे 10-15 दिन पहले वहां पर ट्रांसफर हुआ, उन्होंने डायरेक्ट जो है डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन अनुसार उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा है, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है महिला अपराध को लेकर। और खासकर अगर बात करें तो गांजे की तस्करी हो या शराब की तस्करी, इस सब को लेकर के कप्तान साहब बड़े जो है एक्टिव नजर आते हैं। और इसको लेकर के रायबरेली में जाने भी जाते, चूंकि अपनी कार्यशैली उसको लेकर के है। और ये बड़ा कदम है खासकर महिला अपराध को लेकर, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, अश्लील वीडियो बनाकर और कई ऐसे झांसे देने की वादे थे, उसमें वीडियो चैट में बात करता था, उसको वायरल करने की बात कर रहा था। हालांकि ये प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके की धमकी दे रहा था उसको कहीं से भी कतई टॉलरेट नहीं किया जा सकता था। उसको लेकर के डॉक्टर यशवीर के निर्देशन अनुसार डी थाना क्षेत्र ने गिरफ्तार कर उसको जेल का रास्ता दिखाया। जी राहुल, धन्यवाद इंद्रवीर सिंह इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। ब्रजेश पांडे, सिद्धार्थनगर से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी बिल्कुल, मैं राहुल बताना चाहूंगा कि एक तरफ जो है भारत सरकार के द्वारा हर ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करती है और उन्हें जो है समय समय पर मानदेय भी मिलता है। वहीं सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया कि 0 वर्ष से लेकर के और 6 वर्ष तक बच्चों को सरकार के द्वारा पुष्टाहार वितरण भी किया जाता है। लेकिन यहाँ
वीडियो के माध्यम से जो भेजा गया उसमें स्पष्ट है कि वहाँ काफी महिलाएं एकत्रित होकर के आंगनबाड़ी के खिलाफ जो है प्रदर्शन भी किया और लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोगों को वर्ष में सिर्फ 2 बार जो है पुष्टाहार दी जाती है, जबकि यहाँ जो है ब्लॉक स्तर से जो CDPO होते हैं हर महीने पुष्टाहार जो है हर आंगनबाड़ी को उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें समस्या क्या है? इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जहां महिलाओं को हर वर्ष मिलना, हर महीने मिलना चाहिए था, लेकिन हर महीने नहीं मिलती है, सिर्फ साल में 2 बार मिलता है और ब्लॉक से हर महीने जो है आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री होती है पुष्टाहार को रिसीव करती है और इसके बाद उसको जो है बाजारों में बेच लेती है। ये एक समझ गया मैं ब्रिजेश जी। ये बताइए कि यानी पहले हर महीने पुष्टाहार मिलता था आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और अब ये साल में 2 बार मिलता है। नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हर महीने स्टाफ वहां से उठाती है ब्लॉक स्तर से, लेकिन ले जा करके यानी महिलाओं को नहीं देती है जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो 0 से 6 वर्ष के जिनके पास बच्चे हैं जिनको देना चाहिए था अच्छा, नहीं दिया जाता। समझ में आया। सुनिए, यानी गड़बड़ झाला ये चल रहा है कि पुष्टाहार महिलाओं को ना देकर गर्भवती को ये अपने घर ले जा रही हैं क्या? ये अपने घर ले जा करके उसको जो है बेच लेती है। अच्छा, कौन से अधिकारी होते हैं जो जिनको ये निगरानी करना होता है? CDPO होते हैं जो ब्लॉक स्तर पर जो है होते हैं। तो क्या एसी कमरे में बैठे हैं क्या वो? उनको ये नहीं पता है कि वो मामला सेट है? इसको लेकर के कई बार शिकायत भी हुआ था, लेकिन CDPO के द्वारा कभी कभी समय समय पे कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करते तो उसके पहले वहाँ जो है विभाग के द्वारा लोगों को पहले से अवगत करा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में फिर आज दोबारा जो है CDPO से भी कुछ समय के बाद उनसे जो है बाइट होगा। कौन है देख रहे हैं वो बाइट में क्या CDPO? कौन है भाई? उसका नाम क्या है? संजय कुमार गुप्ता है CDPO है। CDPO जो जी CDPO है। तो संजय कुमार ठीक से काम नहीं कर रहा है ना जी भाई? बड़ी बिल्कुल। सीधी सी बात है। अगर वो काम कर रहा होता, फॉर्मेलिटी कर रहा है, वो मामला सेट किया हुआ है हमको लग रहा है। हाँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी मामला सेट इसीलिए किया जो हुआ है है। क्या? जी, अगर सेट नहीं किया होता तो आखिर में हर ग्राम पंचायतों में वितरण होता है, फिर वहां क्यों नहीं होता? वहां सिर्फ जो है वर्ष में 2 बार दिया जाता है, शेष पुष्टाहार पता नहीं कहाँ गायब कौन हो सी जाता ग्राम है। पंचायत? एक मिनट ब्रिजेश, कौन सी ग्राम जी, पंचायत है जहां पे साल में 2 बार मिल रहा है पुष्टाहार? ये जो है भनवापुर विकास खंड का ग्राम पंचायत मुबारकपुर है। मुबारकपुर तो बहुत ही फेमस है, मैं भी जान रहा हूँ। उन दिनों मैं उत्तर प्रदेश में एक न्यूज चैनल में एंकर हेड हुआ करता था, मैं भी जान रहा हूँ। वहां की कई खबरें पढ़ा था मैंने। तो जी, वहां पे 2 बार आता है? नहीं आता तो हर महीने है, लेकिन वितरण 2 बार हाँ, होता है। अच्छा। यानी CDPO जो वितरण है काम सही से नहीं कर रहा। जरा उसको ये वीडियो भेजिएगा। जी, उसको ये वीडियो भेजेगा नहीं, बोलिए लखनऊ तक मामला जाएगा। जी बिल्कुल, अभी उससे अभी बाइट करवाने सिद्धार्थनगर जा रहे तक हैं। बात है। जी, सुनो, मेरी बात सुनो भाई जी, ब्रिजेश जी। अभी जी, बोल दो कि सिद्धार्थनगर तक बात है। उस गांव में हर महीने पुष्टाहार पहुंच जाना चाहिए। IBC 24 यूपी यूके का कोई वहां से लगाव नहीं है, ना वो अपना जी गांव है। बिल्कुल सर। लेकिन जो जी नियम है वो बिल्कुल, नियम होना चाहिए ना, नियम होना चाहिए। उसमें तो CDPO को ये उसमें वीडियो देखिए। दिखाइए और बोल जी, दीजिए कि बड़े बड़े अधिकारियों से डायरेक्ट फोन पे बात होती है, सीधी बात हो जाएगी, नप जाओगे जी, और जी, जी, ऐसे जगह चले जाओगे कि पता नहीं चलेगा। तो चेकिंग करो जी बिल्कुल। प्रॉपर और हर जगह पहुंचे। धन्यवाद इस नहीं खबर तो को सर, ब्रेक करने के लिए। बहादुर रिपोर्टर हो ब्रिजेश। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, ये कह रहे थे कि जो ब्लॉक से होता ब्लॉक से उठता है, ब्लॉक से ग्राम पंचायतों में जाती है, वो लेकिन मैं वहाँ जो समझ गया भाई, आंगनबाड़ी मैं समझ हाँ गया, जिनको नियुक्त किया गया मैं है समझ गया उनके द्वारा जो है झोल झाल मेरे किया दोस्त जा रहा है। ब्रिजेश जी, मैं यहाँ एंकर डायरेक्ट नहीं बना हूं ना, मैं भी रिपोर्टर रहा हूं। जी मैंने भी रिपोर्टिंग की है 7 साल। लेकिन अगर CDPO का अलर्ट होता, सुन लो मेरी बात सुन लो, तो जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ऐसा कर ही ना पाती। हाँ बिल्कुल नहीं कर वो पाती, कोई अलर्ट होता, सवाल ही नहीं उठ रहा है। एक कमरे में बैठा रहता। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, वो AC जी, कमरे से बाहर निकल नहीं रहा है। लिख लो, नहीं निकल रहा है। आप निकले हो 42 डिग्री टेम्परेचर पे आप निकले हो, लेकिन वो जी, राजा बाबू है। क्या नाम है राजा बाबू का? संजय कुमार। हाँ, पहले राजा बाबू लगाओ। राजा बाबू, संजय कुमार, CDPO।
कान खोल के सुन लो भाई, मेरे मित्र हो, बोल रहे हैं यहाँ पे, काम बिल्कुल सही सर। से करो और हर गांव में पुष्टाहार टाइम टाइम पे पहुंचे। धन्यवाद, धन्यवाद ब्रजेश जी आपका। ज्ञानेंद्र, आपकी बड़ी खबरें मिल रही भाई, आपके पुलिस अधिकारी कहते हैं कि बड़ा फायर ब्रांड रिपोर्टर है प्रतापगढ़ का, क्या कर रहे हो आजकल की बात? बहुत लोग फोन कर बिल्कुल, देते हैं कि बड़ा फायर ब्रांड रिपोर्टर है, क्या बहुत कर रहे हो भाई? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे जारी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। देखिए चाहिए। कंप्लीट सुनो, करेंगे। ज्ञानेंद्र सुनो मेरी बात, लगना चाहिए कि जिले में कोई पत्रकार है ना यार, बाकी मैनेज तो पूरी दुनिया हो जाती है ना, बाकी मैनेज तो पूरी दुनिया हो जाती है, लेकिन जब फोन करके आपके संपादक को लोग बताने लगे कि आपका रिपोर्टर बहुत उड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ समझे? तुम्हारी खबरों में धार है और ये बनी रहनी चाहिए। बाकी खबर बताओ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। देखिए गैस सिलेंडर की बात करेंगे। आमतौर पे सिलेंडर हर घरों में होता है, घरेलू सिलेंडर हर घरों में होता है, और सबसे बड़ी बात कि हर घरों में अब तो 2 सिलेंडर होने लगे हैं। तो इस घरेलू सिलेंडर को लेकर बात करेंगे। कल एक दर्दनाक घटना लालगंज के उदयपुर थाना अंतर्गत हुई है, जिसमें 9 लोग झुलस गए, बहुत ही बुरी तरीके से झुलसे हैं। अभी उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। गैस रिसाव के कारण ये पूरी घटना घटित हुई है। और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा परिवार बल्कि पूरे घर को पैक किया हुआ था। कुछ दिन पहले इस परिवार में कुछ जहरीले जंतु निकल आए थे, क्योंकि जहाँ ये घर है वहां पे काफी जहरीले सांप और जीव जंतु रहते हैं। तो उनके कारण पूरा परिवार जो है घर को पैक किया हुआ था। और रात में कह सकते हैं कि कल की बीती रात में रिसाव हुआ। और रिसाव तकरीबन एक सिलेंडर नहीं, दोनों सिलेंडर में रिसाव हुआ। कहा ये जा रहा है कि गनीमत है कि सिलेंडर नहीं पता, फिलहाल सिलेंडर मिला भी नहीं है। कल पुलिस ने देर शाम तक वहां पे छानबीन की, सिलेंडर मिला भी नहीं है। जिसका घर था अशोक कुमार, उसका दाहिना हाथ उड़ चुका है। और परिवार के 3 लोग अभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एसआरएन के बर्न वार्ड में एडमिट है। फिलहाल देख आप पुलिस छानबीन में जुटी हुई है कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। फ्रंट का दीवार वहां से उड़ गया है, छतों में दरारें आ गई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं ये कह सकता हूँ कि फिलहाल अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, फिलहाल भगवान करे किसी की मृत्यु भी ना हो। लेकिन अगर छत का लेंटर गिरता, छत गिर जाती अगर, तो शायद आज जो 9 लोग एडमिट है वो बच नहीं पाते। फिलहाल लाखों का नुकसान हुआ है। और यही बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद इस घर में शहनाइयां बजने वाली थी। जो दुल्हन थी वो नहीं थी मौके पे, लेकिन इस परिवार में कुछ दिन बाद खुशियों का माहौल था। लेकिन अब खुशियों का माहौल एक तरीके से गंभीर हो गया है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाप जो अशोक है, जो घर का मेन मुखिया है, उसका दाहिना हाथ कह सकते हैं आधा से ज्यादा उखड़ चुका है। उसका कल देर रात ऑपरेशन भी हुआ है हाथ का। और लोगों का जो है इलाज चल रहा है। बहुत ही दर्दनाक घटना रही। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि जो धमाके हुए थे, लगातार 3 धमाके भी हुए हैं, तो वो सिलेंडर के थे, सिलेंडर मिले नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं पता है किसी और चीज का धमाका था, धमाका किस चीज का था ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। लेकिन अभी जो पुलिस का कहना है कि गैस सिलेंडर फटा था, उसी के कारण, क्योंकि गैस सिलेंडर मिला नहीं है, उसी के कारण जो है ये पूरी घटना घटित है। 9 लोग इसमें घायल हैं। राहुल, धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, ब्रेक करने के लिए इस खबर को। और इंद्रवीर भी स्क्रीन पर है, उनको भी ले आइए। आप इंद्रवीर, आपका भी धन्यवाद, आप लगातार धारदार पत्रकारिता कर रहे हैं और ग्राउंड पर जाके सच दिखाने का काम कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। और हमारे दर्शकों का विशेष धन्यवाद जो 12 बजे 12 खबर के साथ रोजाना जुड़ जाते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को और ग्राउंड पर मौजूद मेरे सभी संवाददाताओं को दीजिए अनुमति। नमस्कार।